Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So the topic of today's content are covariance, correlation coefficient, Pearson correlation. अब इस टॉपिक में हम और डिटेल में कोवेरियंस कोरिलेशन को पढ़ेंगे. फर्स्टली हम देख लेते हैं कोवेरियंस क्या होता है. कोवेरियंस द मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल. दो रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान अगर आप रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, बता रहे हो उन दो वेरिएबल का, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास कोवेरियंस. द यूनिट आर कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग द यूनिट्स ऑफ टू वेरिएबल. अगर आप उन दो टू वेरिएबल्स की यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे देन आपके पास एक यूनिट कंप्यूट हो जाता है. आप यूनिट्स कंप्यूट कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो. वेरिएंस जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है. लाइक उसमें दो तरह की वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है. पॉजिटिव को वेरिएंस कब होता है? जब आपके पास दोनों वैल्यूज जो हैं, दोनों वैल्यूज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ. इंडिकेट्स द टू वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. और अगर इसका हम ऑपोजिट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव कोवेरिएंस रिवील्स दैट टू वेरिएबल्स टेंड टू मूव इन इनवर्स डायरेक्शन, कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ये वाली सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और ये वाली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. ओके, देन आपके पास आ जाता है formula of covariance. तो covariance between two random variables x and y can be calculated using the following formula for population. ठीक है, covariance of two random variable, let's suppose आपका एक वेरिएबल था x एंड एक दूसरा वेरिएबल था y. उसके दरम्यान आप कोवेरियंस कैसे फाइंड कर रहे हो? फॉर पॉपुलेशन के लिए आपके पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई जे माइनस वाई मीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि एक्स आई का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल. एक्स आई का मतलब है, लेट्स सपोज अगर हम एक डाटा सेट ले रहे हैं जिसमें एक्स की 1000 वैल्यूज हैं, वाई की 1000 वैल्यूज, तो एक्स आई का मतलब है कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज हैं सब यहाँ एंटर होंगे एक एक करके सबका माइनस होगा मीन के साथ. मीन का मतलब क्या होता है? द मीन एवरेज ऑफ द एक्स वेरिएबल. द मीन एन एवरेज मीन्स कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज थी, लेट्स सपोज मैंने 4x की वैल्यूज ली है, तो उन 4 को प्लस करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एंड डिवाइडेड बाय 4 होगा, तो वो आंसर क्या होगा? आपका मीन होगा एक्स का. ठीक है, इस तरीके से y की वैल्यूज एंड नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स. अब आगे हमारे पास है कंटिन्यू वही चल रहा है. फॉर्मूले में हमारे पास तीन चीजें हो रहे हैं. अगर आप कोवेरियंस निकालते हो, कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई, और उसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन आती है 0 से, तो क्या है? एक्स एंड वाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. ठीक है, ये बात अपने याद रखना. जब आप लोग सॉल्व करोगे अपना क्वेश्चन तो उसमें क्या है, अगर आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आ जाता है देन एक्स वाई आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. अगर आपका कोवेरियंस लेस देन 0 आ जाता है देन इनवर्सली कोरिलेटेड होगा, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है देन एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है. देन आपके पास आया था कोवेरियंस एग्जांपल. अब हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. बहुत ही आसान सी इजी सी एग्जांपल है. ठीक, क्या है? सपोज टू स्टॉक्स ए एंड बी, लेट्स सपोज स्टॉक ना सही तो आप वेरिएबल रख लो, हैव फॉलोइंग वैल्यूज ऑन वन वे. ठीक है, अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, और उसकी गिवन वैल्यूज है. ए की 2 है, 3, 5, 4, 6. लाइक जो फर्स्ट वाले हैं वो ए की वैल्यूज हैं, जो सेकंड वाले हैं वो किसकी वैल्यूज हैं? बी की वैल्यूज हैं. ठीक है, तो आपके पास ए के लिए 5 वैल्यूज हैं, बी के लिए 5 वैल्यूज हैं. ओके, क्वेश्चन, इफ द स्टॉक आर अफेक्टेड बाय द सेम इंडस्ट्री ट्रेंड विल देयर प्राइसेस राइज और फॉल टुगेदर. अब आपने कोवेरियंस फाइंड करना है, क्या उनकी प्राइसेस फॉल होंगी या राइज होंगे. ओके, देन आपने देखा ई ऑफ ए इक्वल्स टू 2, 3, 5, 4, 6 का आपने को प्लस किया और देन आपने उसका ले लिया मीन. ठीक है, आपने उसका मीन ले लिया. लाइक 5 वैल्यूज थी, आपने ए की सारी वैल्यूज को प्लस किया देन डिवाइड बाय 5 किया. टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स ए के कितने थे? 5. तो आपने उनको जब डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 4. देन सिमिलरली आपने बी के लिए भी सेम काम किया, देन आपके पास आंसर क्या आ गया? 9.6. कोवेरियंस जब आपने इसका फाइंड किया तो कोवेरियंस फाइंड करने के लिए आपने क्या किया कि आपने उस फॉर्मूले के थ्रू भी काम कर सकते हो. फॉर्मूला जो ऊपर था उसमें करोगे तो भी आपके पास सेम डायरेक्शन आंसर आएगा. अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? एक्स वाई एक्स सॉरी ए बी और बी. ठीक है, इन सबको आपस में क्या है? मल्टीप्लाई. और एक सेट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लगा दिया प्लस. लाइक ए की फर्स्ट वैल्यू बी की फर्स्ट वैल्यू देन प्लस बी, ए की सेकंड वैल्यू बी की सेकंड वैल्यू देन प्लस. इन सारी वैल्यूज लिखने के बाद डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सेट कितने थे? 5. 5 कर दिया. जो इनका आंसर आएगा उसको आपने किससे माइनस करना है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से. लेट्स सपोज देखो आपके पास ये सारी वैल्यूज आपने लगा दी, डिवाइड बाय 5 करोगे 4, और जो आपने ए का और बी का मीन निकाला था इन दोनों को आप दोनों ने कर लेना है मल्टीप्लाई. इन दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे उसके आंसर को इसके आंसर को दोनों को आपस में माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4, विच इज ग्रेटर देन 0. तो आपका कोवेरियंस क्या है?
आपका कोवेरियंस क्या है जो मैंने ऊपर बताया था, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लाइक आपका कोवेरियंस जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो आपका कोवेरियंस क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक है, अब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू फाइंड हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज इन बिटवीन डाटा। पिछले में कोवेरियंस में हम क्या देख रहे थे कि वेरिएबल के दरमियान, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना वो स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप। ठीक है, द फॉर्मूला रिटर्न अ वैल्यू बिटवीन -1 and 1 वेयर क्या 1 indicates a strong relationship, -1 indicate strong negative relationship, a 0 indicates no relationship। क्या कह रहे हैं कि अगर 1 आ जाता है, कोरिलेशन आपने फाइंड किया, कोरिलेशन फाइंड करने में अगर आपको लेट्स सपोज क्वेश्चन आता है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लोगों ने, मैं आपको इस तरह का एक डायग्राम बना कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास डाटा पॉइंट्स है इस तरह, और उसके ऊपर एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक ऐसे लाइन ड्रॉ की, तो अगर वो अपवर्ड जा रही है तो इट्स मीन कि इट इज पॉजिटिव। क्या है कि 1 है। ठीक है, 1 की तरफ जा रहा है। अगर तो वो स्ट्रेट है बिल्कुल, लाइक ना अपवर्ड जा रहा है ना डाउनवर्ड आ रहा है, देन वो क्या है आपका, वो 0 है। एंड अगर वो आपके पास डाउनवर्ड आ रहा है अगर आपका एरो, तो देन वो क्या हो जाता है, वो आपको क्या साइन शो कर रहा है कि आपके पास जो आपका को रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, -1 है, इंडिकेट्स द नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। मीनिंग, अब इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ -1 मींस दैट एवरी पॉजिटिव इंक्रीज इन वन वेरिएबल देयर इज पॉजिटिव इंक्रीज ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन इन द अदर। द कोरिलेशन को, अब देखो वही बात आगे जो मैंने ऊपर बताई, अगर लेट्स सपोज आपका एरो जो है वो सारे सारे पॉइंट्स आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछला ग्राफ हमने देखा था उसमें अगर आपके सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इट्स मीन कि आपका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और अगर आपके सारे पॉइंट्स ग्राफ में नीचे की तरफ डाउनवर्ड शो हो रहे हैं, ठीक है, आपके एरो जो है वो नीचे की तरफ जनरेट हो रहा है, देन आपके पास क्या है कि आपके अमाउंट ऑफ जो जो भी चीज है, लेट्स सपोज कोई भी आपने किसी भी चीज के डाटा पॉइंट शो किए तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, मीन के वो नेगेटिव में जा रहे हैं, -1 में जा रहे हैं। ठीक है, और 0 क्या होगा, 0 मीन्स दैट एवरी इंक्रीजेस, फॉर एवरी इंक्रीज इट इज इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्रीज। लाइक जिस तरह हम इंक्रीज कर रहे हैं हमारे डाटा पॉइंट्स में चेंजिंग आ रही है, वो एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में आ रही है, ना वो इंक्रीज में जा रहा है ना वो डिक्रीज में जा रहा है, ना वो पॉजिटिव में ना वो नेगेटिव में जा रहा है। सही है, अब हम देख रहे थे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में लेट्स सपोज मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं, ठीक है, मैं एक ऐसा ग्राफ शो करवा देती हूँ, और ग्राफ शो में देखो मेरे पास एक ही लाइन है, लीनियर लाइन है जो कि नीचे की तरफ आ रही है। ठीक, अब उसके ऊपर है आप लोगों के पास डॉट्स। अभी डॉट्स बिल्कुल एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर होंगे तो आपकी वैल्यू आर की आएगी 1, -1, सॉरी -1 आएगी। ठीक है, -1 क्यों आएगी, क्योंकि आपके एग्जैक्टली लाइन के ऊपर होंगे। अब यहाँ पे देखो ये डॉट्स जो है वो हल्के फुल्के शफल हुए हुए हिले हुए, जैसे ये डॉट बिल्कुल मिड में, ये डॉट हल्का सा हिला हुआ है, ये डॉट भी जरा हिला हुआ है, ये बिल्कुल थोड़ा ज्यादा हिला हुआ है। देखो बिल्कुल भी अगर आप लोग इसके बिल्कुल बाउंड्रीज पे एक लाइन ड्रॉ करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि डॉट्स बिल्कुल एक एग्जैक्ट जगह पे नहीं है। तो आप लोगों ने इसका एस्टिमेट वैल्यू निकालनी होगी। आप लिखोगे आर, अगर आप लोग -0.9 भी लिख देते हो तो भी एक्सेप्टेबल है, -0.8 लिखते हो तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप -0.7 लिख देते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या 1 लिख देते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों, 7 होगा तो 7 थोड़ा और दूर होगा, थोड़ा और सेपरेट होगा, थोड़ा और इस लाइन से दूर होगा, स्पेस होगी काफी, तो वो आपका क्रॉस हो जाएगा। वाई, अब वाई आपके पास एक और एक डायग्राम आ रही है, इसमें क्या है, देखो ये लाइन है, लीनियर लाइन। ठीक है, इस लीनियर लाइन पे क्या हो रहा है, आपके पास डिफरेंट स्कैटर प्लॉट्स हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट डाटा पॉइंट्स है। अब डाटा पॉइंट्स देखो, अगर आप यहाँ इस वाले डाटा पॉइंट्स पर इन्होंने क्या दिया, -0.6। क्यों, ये जो डाटा पॉइंट्स है ये इस लाइन से बहुत दूर है। अब मैं यहाँ पर अगर -0.9 लिख दूँ या -0.8 लिख दूँ, तो मैं आप लोग तो ये क्या हो जाएगा, गलत कंसीडर होगा। क्यों, क्योंकि लाइन के पास तो थे नहीं, ये सारे लाइन के दूर हैं। तो ये क्या हो रहा है, पॉसिबली आप लिस्ट को लिख सकते हो 0.5 लिख सकते हो, 0.6 लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि लाइन से दूर है, थोड़ा देखने में पता चल रहा है, अंदाजन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया नेगेटिव के लिए। इसी सेम तरीका आपके लिए पॉजिटिव के लिए भी होगा। देखो लाइन थोड़ा थोड़ा हिला जुला हुआ था तो 9 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो। और ये क्योंकि बहुत दूर है, इसमें इन बबल्स में या कह लो डाटा पॉइंट्स में बहुत स्पेस है, तो इस स्पेस के अकॉर्डिंगली आप इसको 1 भी दे सकते हो या 2 भी दे सकते हो या 3, नहीं 1 नहीं दे सकते, आप 2 या 3 दे सकते हो। 1 होगा तो 1 बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। लाइक 1 का मीनिंग होगा कि ये जो डेटा पॉइंट जो हल्के फुल्के टच भी हो रहे हैं ये भी टच ना हो लाइन को। ओके, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आप ऐसे फाइंड कर सकते हो सिंपल डायग्राम से थ्रू। देखो बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कैसे है, जब आपके डाटा पॉइंट्स लाइन के करीब हैं
तो इट्स मीन कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका वेदर आपका रिलेशनशिप डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है, आपके डाटा पॉइंट्स लाइन के लीनियर लाइन के करीब है। और अगर आपका रिलेशनशिप वीक कब होगा, जब आपके डाटा पॉइंट्स आपके स्कैटर फॉर्म में होंगे, लाइक दूर दूर होंगे, बहुत सारी स्पेस होगी, बेशक वो डिक्रीजिंग में हो बेशक वो इंक्रीजिंग में हो, तो वो क्या होगा, वीक रिलेशनशिप होगा। देन हम अपनी पियर्सन कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें है क्या, the Pearson correlation coefficient are also known as Pearson's R, the Pearson product moment correlation coefficient, the abbreviate correlation और the अब इसमें बात क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर मैं सादा लफ्जों में बताऊं, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक इसकी एग्जांपल होती है, ठीक। इसमें बताया गया पीयरसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट की ही एक टाइप है, जिसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे डायग्राम के थ्रू आपने कैसे निकालना है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो देन आप सॉल्व कैसे करोगे, आप उसको पियर्सन के थ्रू सॉल्व करोगे, ठीक है। जिसमें आपके पास टू सेट ऑफ डाटा होता है। कोरिलेशन बिटवीन सेट्स ऑफ डाटा इज मेजर हाउ वेल दे आर रिलेटेड, ठीक है। जब आप कोरिलेशन फाइंड करते हो दो डाटा के, दो सेट ऑफ डाटा के दरम्यान, लेट्स सपोज आपके पास एक डाटा सेट है यहाँ पर और एक डाटा सेट है इधर, ठीक है, आपने उनके दरम्यान क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है। तो पियर्सन आप जब यूज करोगे तो वो बताएगा कि आपका जो रिलेशन बिल्डअप हुआ वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे बिल्डअप हुआ इसके दरम्यान, ठीक है। तो फुल नेम इज द पियर्सन प्रोडक्ट मॉडल कोरिलेशन, PPMC, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म है पियर्सन की। इट शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ डाटा, ये आपको शो करेगा लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ डाटा के दरमियान की क्या लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है आपका सेट ऑफ डाटा के दरमियान। पियर्सन कोरिलेशन की अब देख लेते हैं फॉर्मूला। ये होता है आपके पास फॉर्मूला आर। मैंने बताया कि पियर्सन में आप आर से उसको डोनेट करते हो, ठीक है। डोनेट करते लाइक आप बता रहे होते हो कि जो आर है आपका वो क्या है, पियर्सन को शो कर रहा है। इन सिंपल टर्म्स, इफ it answers the questions, can I draw a graphical line represents the data, two letters are used to represent the Pearson correlation, Greek letter rho pi for the population and the letter r for sample। अगर आपने सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो आप आर यूज करोगे, और अगर आपने रो लेटर्स पॉपुलेशन, अगर आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आपके पास लेट सपोज डाटा सेट है और उसके अंदर पॉइंट्स हैं ए 1 2 3 4 5 6, तो आप आर के थ्रू यूज करोगे, ठीक। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन आ जाती है तो आप क्या यूज करोगे, रो यूज करोगे। सिंपल डिफरेंट सिंपल्स अगर आप यूज भी कर लो तो कोई इतना मसला नहीं है। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट एन समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई होल स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है इसमें कितनी कितनी चीजों की हमें इस फॉर्मूले में जरूरत होगी। पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड बाय बताया हुआ डिनोटेड बाय, दोबारा से वही बात बता दी है, ठीक। अब हम देखते हैं कोवेरियंस जो हमने पढ़ा, जो कि क्या होता है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन क्या बताता है कि जो दोनों वेरिएबल के दरमियान रिलेशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अब वो बता रहे हैं कि हमें बताओ कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। बस कोवेरियंस, बस कोरिलेशन का मतलब होता है दोनों के दरमियान डिफरेंस, ठीक है। पहला आ गया कोवेरियंस, measures the total variation of two random variables for their expected values, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आपकी वेरिएशन फाइंड कर रहा है रैंडम वेरिएबल के दरमियान। अगर आपके पास उन वेरिएबल्स की कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज मेरे पास एक्स और वाई वेरिएबल थे, एक्स की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, वाई की भी डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो वो एक्स की और वाई की वैल्यूज के दरमियान वेरिएशन फाइंड कर रहा है, ठीक है। यूजिंग कोवेरियंस वी कैन ओनली गॉज द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। कोवेरियंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सिर्फ डायरेक्शन देख सकते हो कि आपके डाटा पॉइंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव में जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वेदर द वेरिएबल टेंड टू मूव इन टेंडम और शो द इनवर्स रिलेशनशिप, वही आगे के इनवर्स बता रहा है, डायरेक्ट बता रहा है। However, it shows not to indicate the strength of relationship। अब ये क्या है बता रहे, कोवेरियंस स्ट्रेंथ नहीं बता सकता, आपके जो रिलेशनशिप हम फाइंड कर रहे हैं उसके दरमियान स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। नो द डिपेंडेंसी बिटवीन द वेरिएबल, और ना ये डिपेंडेंसी बताएगा लाइक एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, वाई एक्स पे डिपेंडेंट है, नहीं, ये आपका कोवेरियंस नहीं बताएगा। इंस्टेड ऑफ कोरिलेशन, क्या मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये क्या करेगा, जो रिलेशनशिप आपने फाइंड किया कोवेरियंस के अंदर, ये बताएगा कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी क्या डिपेंडेंसी है। लाइक कोवेरियंस को आप थोड़ा सा ऑपोजिट करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोरिलेशन बन जाएगा। कोरिलेशन इज अ स्केल्ड मेजर ऑफ कोवेरियंस, ठीक है, वही बात आ गई। इट इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है। देखो इस वाले में आपको डायमेंशन पता चल रही थी, लाइक 2D है, आप 2D के थ्रू उसको देख सकते हो, आपको पता चल रहा है लाइन अपवर्ड जा रही है डाउनवर्ड जा रही है, बट इट इज क्या है, कोरिलेशन में क्या है, डायमेंशन लेस होगा। अदर वर्ड्स द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑल्सो ऑलवेज अ
प्योर वैल्यू, आपके पास डायरेक्ट और एक प्योर वैल्यू आएगी, एक सफिशिएंट आंसर आपके पास आएगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि इसके दरमियान कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अच्छा अब हमारे पास को वेरिएंस विद कोरिलेशन में बता रहे हैं, आगे उसको मर्जन फर्दर एक्सप्लेन किया है। देखो फार्मूला जो हमारे पास हमने ऊपर कोरिलेशन का पढ़ा है, ये वही वाला फार्मूला है, ठीक है, दोबारा नीचे वही एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, आप इसमें पी ऑफ एक्स वाई कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स एंड समीशन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, सब सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, वेयर पी ऑफ एक्स वाई क्या है, कोरिलेशन बिटवीन, अब ये क्या बता रहा है, पी ऑफ एक्स वाई कोरिलेशन बता रहा है, ये क्या है, कोवेरिएंस, जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा कोवेरिएंस, जब आप कोवेरिएंस फाइंड कर लोगे तो ही आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ, रिपीट के, जब आप कोवेरिएंस फाइंड कर लोगे, जब आपके पास कोवेरिएंस का फॉर्मूला था ऊपर, जब आप वो फाइंड कर लोगे देन ही आप उस कोरिलेशन के फॉर्मूले में ऐड करके कोरिलेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। द कोवेरिएंस बिटवीन द वेरिएबल ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस को बता दिया है, फिर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आप इससे फाइंड करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आप इससे फाइंड करते हो। देन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो एक्स आई होता है वो एक्स की सारी वैल्यूज, और एक्स मीन का मतलब होता है कि एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा सेट, ठीक है। और सेम इसी तरीके से y की और x की सारी चीजें वही चल रही है, सबमिशन का मतलब होता है। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कैलकुलेट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय हैंड ऑफ फॉलोइंग डाटा सेट, अब आपके पास लेट्स सपोज एक डाटा सेट आ गया, कैलकुलेट द मीन ऑफ x एंड y। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, कि आपने मीन फाइंड करना है ऑफ x एंड y, ठीक है। डाटा सेट लेट्स सपोज आपको पेपर में दे दिया है टीचर ने, x और y की वैल्यूज दे दी है, लेट्स सपोज ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 x की वैल्यूज हैं, 10 ही y की वैल्यूज हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि आपने उसका मीन फाइंड करना है, आपने इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय जब आप 10 करेंगे तो आपके पास जो होगा वो मीन आ जाएगा 21.3। इसी तरीके से y का आप करोगे, y की सारी वैल्यूज आप प्लस करोगे और डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 64.1 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन मीन। अब आपने क्या फाइंड करना है, जो आपने मीन फाइंड किया था उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू से माइनस करते जाना है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस करना है। तो क्या, जो 6 है, 6 को मैं किससे माइनस करूंगी, माइनस करूंगी 6 माइनस 21.3, 12 माइनस 21.3, 13 माइनस 21.3, सो अप टू सो ऑन। सेम इस तरीके से 45 माइनस 64.1, 47 माइनस 64.1 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या किया, आप लोगों ने इसमें क्या करना है, थर्ड स्टेप तक तो आप लोग को समझ आ गई, ठीक, कि आपने पहले क्या करना है, उसका मीन निकालना है, देन आपने सेकंड स्टेप आएगा, इसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है इसके अंदर, हाँ ये थर्ड स्टेप है, ठीक है, सॉरी ये फोर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थर्ड स्टेप है। अच्छा, क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपने मीन फाइंड किया, सेकंड स्टेप में आपने इसका सॉरी हाँ मीन के बाद आपने इसका डिफरेंस निकाला जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के साथ निकालना था। देन आपने इसका क्या फाइंड किया, कैलकुलेट द सम आपने फाइंड करना है एक्स माइनस एक्स मीन, जो आपके पास दरअसल सपोज एक एक्स का टेबल था, एक आपके पास सॉरी कॉलम था, वाई का कॉलम था, देन इसके मीन का एक्स ऑफ मीन का कॉलम था, वाई ऑफ मीन का कॉलम था, ठीक। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द सम निकालना है। आपने पहले एक टेबल निकाला, सम ऑफ 3 लास्ट कॉलम, क्या आपने पहले x का जो मीन और y का मीन निकाला था उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना है एक टेबल में। सेकंड वैल्यू आपको किस चीज की चाहिए, आपको चाहिए x मीन का स्क्वायर और y मीन का स्क्वायर। तो आपने जो x मीन और y मीन की वैल्यूज थी उनका स्क्वायर लेके यहाँ पे लिख दिया। देन आपको इन तीनों का सम भी चाहिए, तो आपने इन तीनों का सम भी निकाल लिया। फिफ्थ फोर्थ स्टेप क्या है, जो बेसिकली मेरे से मिस्टेक हो गई है, fourth step, calculate the Pearson correlation coefficient. Now we'll simply plug in the sum of the previous step in the formula. आप क्या कर रहे हैं, हम सिंपली पुटिंग कर रहे हैं, सिर्फ आप पुटिंग करोगे, इस सब में जी चीजें पड़ी हुई हैं इन चीजों में से आप उठा उठा के अपनी चीजें उस फॉर्मूला में पुट करोगे, जहाँ पे हमने पुट करना है, क्या हमने पुट किया है x माइनस एक्स मीन इंटू y माइनस वाई मीन। अब देखो ये जो चीज है जो ऊपर हमने पढ़ा था कि x की सारी वैल्यूज माइनस एक्स मीन इंटू वाई की सारी वैल्यूज माइनस वाई मीन। अब अगर आप इसको अलग-अलग सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसको हमने टेबल के थ्रू सॉल्व कर लिया। मतलब एक्स की सारी वैल्यू एक्स की मीन करी, फिर वाई की वैल्यू वाई मीन के साथ माइनस की, फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला, देन उनको सम ले लिया, तो जब सम लिया तो हमारे पास ऊपर वाला पूरी वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से अंडर रूट, और उसके बाद हमने इन दोनों की जो वैल्यूज थी उनका सम लेके यहाँ पे पुट किया और हमारे पास पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यार सो फार हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या। हमने पढ़ा कोवेरियंस क्या होता है, वेरिएबल्स के दरमियान हमें बताना होता है रिलेशनशिप। दो तरह के कोवेरियंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देन उसके बाद फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस होता है। फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस हमने डिटेल में पढ़ा कैसे होता है। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस अगर आप निकालो और उसके बाद उसका आंसर है वो ग्रेटर इक्वल या लेस देन 0 हो, तो क्या आपके पास जो को रिलेटेड वैल्यूज है वो को रिलेटेड है नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इक्वल है इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, क्या होती है हमने वो पढ़ा। कोवेरियंस में हमने एग्जांपल उसकी छोटी सी देखी। देन हमने, आप जरूरी नहीं कि मेरे मेथड से करें, आपको फार्मूला पता चल गया, आपको मेथड पता चल गया, अपने फार्मूले अपने मेथड के थ्रू आप उसको टेबल में पुट करो, आप उसकी वैल्यूज निकालो एंड देन उसको फार्मूला में पुट करके अपना आंसर निकालो और आपकी ऐसे ही आंसर निकलेगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमने देखा कैसे आपके पॉइंट्स किधर होंगे, कौन सी डायरेक्शन में होंगे, तो क्या मतलब होगा उसका, आपको अपने ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे प्लॉट होगा तो आपने उसकी वैल्यूज कैसे लिखनी है। देन हमने पियर्सन कोरिलेशन फाइंड किया अपने फॉर्मूला और एग्जाम्पल के थ्रू, देन हमने उसका डिफरेंस देखा। ठीक है। अच्छा, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।